नागभस्म। हमें लगता है कि ना हमें एक दिन का प्रोग्राम तो मिलना चाहिए ना। ऐसा लग रहा है कई लोगों को से थोड़े इतने साइलेंट हो गए हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि है भी कि नहीं। यस सर, बहुत टाइम हो गया, आपको मेले बुला लो जल्दी। नहीं, मैं तो हरिद्वार जा रहा हूँ नितेश आनंद जी के पास। सर हम भी पीछे हो लेते हैं ले आपके। हाँ, सर वहीं आ घर जाओ पे आप। पकवाड़े आ जाओ सर। सर प्लीज सर, मोस्ट वेलकम है आपका, आइए। आइए सर, हम लोग भी सर वहाँ ठंड बहुत होगी, आप ना इधर आ जाओ। हाँ, बहुत ठंड है। नहीं सर, कम ही है आजकल तो। सर नाग लुधियाना में ही बना लो सर, सेंटर पॉइंट। चलो ठीक है, बिल्कुल। इस पर विचार करते हैं। तिक्त मधुर उष्ण वीर्य। तिक्त मधुर रूक्ष उष्ण वीर्य। कविता जी भी आजकल शांत शांत रहती हैं। देखा, आवाज ही नहीं आई। ओहो। सर मेरा बेटा है ना, अच्छा अच्छा। वो मैं उसको साथ में जैसे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं तो बिल्कुल फिर कोई अटेंड बात। नहीं करने देता क्लास, उसको अलग एंगेज करके, इसलिए मैं म्यूट रखती हूँ अपना। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी विपाक सर। में कटु। देखो लोग कैसे पढ़ते हैं ना, भगवान धन्वंतरी सब पर कृपा करें। नाग भस्म जो है वो तिक्त मधुर रूक्ष उष्णवीर विपाक में कटु है, लघु है, वृक्ष है, चक्षुष है, कफ वात हर है। वो जो शारीर स्थान के जो लेक्चर्स चरक शरीर के हैं वो इस ग्रुप में भी डाल दीजिए कि जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा, ठीक है सर। है ना। ताकि जो अटेंड नहीं करते तो फिर कम से कम, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आदमी सोचता है सुन तो ले ही। तिक्त मधुर रूक्ष उष्णवीर्य विपाक में कटु लघु वृक्ष चक्षुष्य कफवात हर होती है नाग भस्म। यदि उदर में कृमि हो, प्रमेह हो। अब इस संप्राप्ति को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और अभी थोड़ा सा अगर आप इसको कभी टाइम मिले तो थोड़ा सा ऐसे विचार करके देखना आप लोग। ओहो, ये बड़ी मुसीबत हो गई है। जो बंग है, बंग भस्म है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में किस धातु से संबंध रखती है वो? टेन से। टेन। और जो नाग है वह लेड। लेड से रखती है, पीबी कहते हैं उसको, है ना। हाँ जी। और यशद जो है वो जिंक से। जिंक। जिंक से। तो जिंक को बिट देते हैं ना कई लोग, देते हैं कि हाँ नहीं जी देते? सर, मॉडर्न वाले ज्यादा देते हैं।
हाँ, तो ये भी अब यदि आपको इम्यूनिटी के लिए जैसे वो जिंकोविट देते हैं, तो आप भी जो है उसे तोपलादी के साथ जिंक दे सकते हैं। ये आयुर्वेदिक जिंकोविट हाँ जी, ठीक है सर। है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। उदर कृमि हो, प्रमेह हो, नेत्र रोग हो, गुल्म हो, प्लीहा वृद्धि हो, प्रदर हो, अतिसार हो, ज्वर हो, यूजुअली क्या होता है कि आपको आप कभी भी हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि बहुत ही ज्यादा अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, है ना, मतलब क्योंकि हमारा ज्ञान के अनुसार कि भाई हम ज्वर ज्वर के लिए हमारे पास दवाइयां आएंगी दिमाग में कौन कौन सी, सुदर्शन आ जाएगा हमारे दिमाग में, त्रिभुवन कीर्ति रस आ जाएगा, संजीवनी वटी आ जाएगी, महामृत्युंजय रस आ जाएगा, स्वर्ण बसंत मालती आ जाएगी। परंतु कभी भी बंग का विचार, नाग का विचार, यशत का विचार, अतिसार में भी क्या होगा, कुटच का आ जाएगा, बेल का आ जाएगा। परंतु नाग का अतिसार में क्या प्रयोग हो सकता है, तो ये जो संप्राप्ति बनती है वो उस संप्राप्ति को थोड़ा सा समझना अत्यंत आवश्यक है कि भाई हम किस तरह से कि कहाँ ज्वर हो। जैसे कि यूजुअली क्या होता है कि प्रमेह को रोगी को यदि धातु शिथिलता के कारण ज्वर आ रहा है तो वहां पर नाग भस्म का प्रयोग करना पड़ता है हमको। ये बात आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। या अतिसार हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है कि आप ये देखेंगे कि जो प्रमेह का पेशेंट होता है उसकी आई साइट भी जो है वो वीक होने लग जाती है। देखा है आपने इतना समझ में हाँ जी, है ना। हाँ जी सर। तो भी जो है वो नाग भस्म का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा प्रयोग करता है। वातज गुल्म हो जाता है जिसके कारण रोगी को जो है विबंध रहने लग जाता है ना। और प्लीहा वृद्धि के लक्षण भी दिखाई देने लग जाते हैं जिसके फलस्वरूप वो ज्वर हो जाता है। तो ज्वर कैसे उत्पन्न होता है कि त्रिसप्ताहे व्यतीते तु यह तनुताम गता प्लीहा अग्नि साधम कुरुते यह स जीन ज्वर उच्यते। यानी कि 3 सप्ताह से ऊपर कोई भी फीवर हो जाता है तो वो स्प्लीनोमेगेली कर देता है। और स्प्लीनोमेगेली करने के पश्चात क्या होता है कि जब जो अंग है या अवयव जो है वह आवश्यकता से अधिक कार्य करने से उसमें विस्फार उत्पन्न हो जाता है। तो जो वात प्रकोप होता है जिसे कहते हैं व्यास, स्रंस व्यास वेद स्वापसाद, तो जो व्यास है वह हो जाता है। तो प्लीहा वृद्धि हो गई और फिर उसके पश्चात उसके फलस्वरूप जो अन्य कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं। तो जब आप उस ट्रिक को पकड़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई हमको किस तरीके से अप्रोच करनी है। ज्वर है अमाशय वृद्धि से होने वाला अम्लपित्त, ठीक है ना। अमाशय एक विस्फार हो जाता है तो उसके फलस्वरूप होने वाला अम्लपित्त और फिर उसके फलस्वरूप क्या हो जाती है, मंदाग्नि हो जाती है, धातु क्षय होता है। इन अवस्थाओं में नाग भस्म का प्रयोग करना चाहिए। आमवात हो, शिरःशूल हो। अब यहां पर भी क्या होगा कि आपको आमवात और शिराशूल में भी कई बार क्या होता है कि आमवात के पेशेंट को शिराशूल बहुत होता है, ठीक है। यकृत दोष हो, अब आपको लगेगा कि ये सारे अलग अलग हैं लेकिन ये एक साथ जुड़े हुए हैं। आमवात, शिराशूल और यकृत दोष और श्वास, इस प्रकार की क्लिनिकल पिक्चर बने तो नाग भस्म का प्रयोग जो है वह बहुत अच्छा कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई जब अमाशय का आकार बढ़ जाता है
तो जब अमाशय का आकार बढ़ जाता है तो अम्ल पित्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज्यादा प्यास, तुरंत वमन करने की इच्छा आदि लक्षण होते हैं। और ये विकार जो है वह अंतः परिमार्जन से कम हो जाते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए कि एक बार सद्यो वमन देने के पश्चात नाग भस्म देने से सत्वर लाभ पहुंच जाता है। और ये नाग भस्म क्या है, जैसे हमने लेड कहा ना कि नाग भस्म जो है वो लेड है, तो यह अमाशय की जो मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत अच्छा योगदान करता है। यानी कि जो इनलार्जमेंट हो गया साइज का, तो अवयव संकोच करने में नाग भस्म की भूमिका है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। अब कई बार क्या, हाँ जी, क्या हुआ कि यदि अमाशय का विस्फार होता है तो अम्लपित्त होता है, अम्लपित्त से दाह तृषा होती है, आपको तुरंत वमन करने की इच्छा होती है। ऐसी अवस्था में यदि वमन हो जाए तो ठीक, नहीं तो एक सद्यो वमन देकर मधुयष्टि फांट दे दीजिए, रोगी जो है वो तुरंत वमन कर देगा। 2 गिलास दे देंगे ना आप, तुरंत वमन कर देगा। और उसके पश्चात 125 mg नाग भस्म दे दीजिए। अब क्या करना चाहिए कि उससे सत्वर लाभ हो जाता है, परंतु फिर भी आपने क्या करना है कि नाग भस्म को 125 mg लगातार जो है वो व्यान काल में देना है। तो उससे क्या होगा कि जो अमाशय, जो बढ़ा हुआ अमाशय का आकार है, उसमें क्या होता है कि वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और अमाशय जो होता है वो संकुचित होने लग जाता है, यानी कि अपने आकार में पुनः वापस आने लग जाता है। अर्थात नाग भस्म के योग से अमाशय के संकुचन में अत्यंत सहायता मिलती है। उदर में यदि व्रण हो जाए और अम्ल पित्त के समान उत्पन्न हुआ विकार भी जो होता है वह नाग भस्म से ठीक होता है। और यदि रोग जीर्ण हो गया हो तो नाग भस्म का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। अब एक मैंने ये देखा है कि आप ये देखेंगे कि जो प्राकृतिक रोग होते हैं, प्राकृतिक, कोई भी प्राकृतिक रोग है उसके 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार में क्या होता है कि रोग जो होता है वह अति दृढ़ जड़ वाला, दीर्घ काल पर्यंत रहने वाला, त्रास देने वाला और एक समय मिट जाने पर पुनः उठने वाला होता है। क्वचित कुछ काल तक बिल्कुल नष्ट हो जाने का भास होता है, परंतु थोड़ा सा काल मिलने पर पुनः उसका दर्शन हो जाता है। दूसरे प्रकार का जो रोग होता है उसमें क्या होता है कि वो न्यूनाधिक परिमाण में एक सा बना रहता है। जैसे पहले प्रकार की जो व्याधि मैंने आपको बताई जो है उसमें आप उन्माद ले सकते हैं। और जो दूसरे प्रकार की व्याधियां हैं जैसे मधुमेह है, गंडमाला है, क्षय है, तो जो नित्य टिके रोग होते हैं ना, नित्य टिके रोग, उस रोगों पर नाग भस्म का प्रयोग जो है वह बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो अब इस मेरे कहने का तात्पर्य थोड़ा सा ध्यान देकर समझना कि आपके पास 2 प्रकार की चॉइस समझनी है आपको। इंद्रियां जो हैं वह अपना कार्य जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रही, और रोग जो है वह रूटेड, डीप रूटेड है, बहुत समय तक हो गया है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई बिल्कुल ठीक हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि उन्माद के या अपस्मार के पेशेंट हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और फिर एकदम जो है कोई ऐसा होता है, बोले जी 2 साल तक तो नहीं आया, अब ये फिर आ गया है और बहुत तकलीफ दे रहा है। प्रमेय वगैरह में ऐसा नहीं होता कि भाई कोई ये कहते कि भाई मुझे 2 साल तक तो प्रमेय अब मेरी ठीक हो गई थी, अब मैं दोबारा हो, ऐसा नहीं होता। ये क्या रहते हैं, ये नित्य समय तक बने हुए रहते हैं। तो ऐसी अवस्था जिसमें इंद्रियां जो है, ऐसे रोग जिनमें डीप रूटेड ऑन एंड ऑफ हो रहा है, वहां पर अभ्रक भस्म का यूज करना। जहां पर डिसीज ऑन एंड ऑफ होकर, डीप रूटेड होकर कभी आ जाती है कभी बंद हो जाती है, वहां पर अभ्रक भस्म का यूज करना। इतनी बात समझ में आती है आपको? यस सर। और जो दूसरे प्रकार का रोग है जहां पर वो चाहे थोड़ा या कम, मतलब शुगर कम है ज्यादा है लेकिन बनी हुई है, ठीक है ना,
वो खत्म नहीं है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, न्यून है, अधिक है, लेकिन वो बना हुआ है। तो इस प्रकार के रोग जो हैं उनमें नाग भस्म का प्रयोग होता है। इतनी बात दोनों बात समझा पाया मैं आपको? हाँ जी सर। अब जो नाग भस्म का प्रयोग होता है वो मधुमेह में बड़ा जबरदस्त इफेक्ट करता है, बहुत कम लोग करते हैं। मधुमेह के में विकार में शरीर में सारे व्यापक दोष और सब धातुओं की विकृति होने पर उत्पन्न होता है। और हम कह चुके हैं कि भाई वात पित्त कफ तीनों दोष, रस रक्त मांस मेद वसा लसिका मज्जा शुक्र और ओज, ये सब धातुएं नष्ट हो जाती हैं। और इन सब की क्रिया परस्पर एक दूसरे के होने के पश्चात जो है वो मधुमेह उत्पन्न होता है। अब एक शब्द होता है चैतन्य अणुभवन। क्या होता है? चैतन्य अनुभव। चैतन्य अनुभवन, ये शब्द सुना है किसी ने? नो सर। नहीं सर। किसी ने भी सुना हो? ये सेल देख रहे हैं आप, एक सेल है ये है? और अब क्या होता है कि जो त्रिदोष होता है, जब त्रिदोष का इफेक्ट किसी टिश्यू पर होता है तो वो प्रत्येक सेल को क्या करती जाती है? निष्क्रिय करती चली जाती है। क्या कर रही है वो? निष्क्रिय। तो धात्वाग्नि के स्तर पर जब सेल जो है वो डिमिनिश होने लग जाती है, यानी कि उसको क्या कहते हैं कि भाई अब क्या होता है कि वो फिर वो उस सेल के द्वारा, उस पर्टिकुलर सेल के द्वारा वो खराब होने लगी, तो जो हार्मोनल विकृति आती है उसको हम धात्वाग्नि विकृति कहते हैं। हार्मोन के स्तर पर जो विकृति आ रही है वो क्या है? धात्वाग्नि विकृति। और जो एंजाइम के लेवल पर विकृति आ रही है वो कैसी है? जठराग्नि विकृति। ये बात समझ में आ रही है आपको? कोष्ठ के लेवल पर जो एंजाइम बिगड़ रहा है वो जठराग्नि है, ठीक है ना? एंजाइम्स को हम क्या कर सकते हैं? दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं। अब जब धात्वाग्नि के स्तर पर प्रत्येक सेल का नाश होना शुरू हो जाता है तो क्या हो जाता है कि भाई अब इसको किस तरीके से उत्पन्न किया जाए? तो उस क्रिया को, उस सेल को पुनः इतनी शक्ति प्रदान कर देना, उस क्रिया को हम कहते हैं चैतन्य अनुभवन। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। तो उस अणु को आप जब चेतनता प्रदान करते हैं तो ही धातु दुष्टि दूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि धातु माने टिश्यू, सेल माने कोशिका। तो सेल जो है जब इंटीग्रेटेड होती है तब टिश्यू बनता है, जब टिश्यू इंटीग्रेटेड होता है तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन जब इंटीग्रेटेड होता है तो सिस्टम बनता है, और जब सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है तो बॉडी बनती है ना? चैतन्य अनुभवन से तात्पर्य क्या है कि आपने क्या किया कि वो बिल्डिंग के निर्माण के लिए जो पर्टिकुलर पार्ट खराब हो गया उस पार्ट को रिक्रिएट करना, उसमें पुनः जान पहुंचना, पुनरुत्पादन की क्षमता उत्पन्न करना, इस क्रिया को चैतन्य अनुभवन कहते हैं। और उसमें नाग भस्म जो है वो अपना कार्य दिखलाती है। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। यस सर। सर ये न्यूरॉन्स पे वर्क करेगी फिर, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये क्या करेगी, जो नाग भस्म होती है ना, ये लेड है ना? ये क्या करेगा कि यह इस सेल का जो वर्कआउट है, यानी कि इसके द्वारा जो ट्रांसफर हो रहा है,
यानी कि जिसे हम कहते हैं कि एक सेल से आदान प्रदान की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को पुनः उत्पन्न करने की, रुक गया जो, उसको पुनः उत्पन्न करता है। तो सेल जो है वो अपने सीक्रेशंस जो है वो दोबारा उत्पन्न करने लग जाती है। इतना समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्चुअली में वात का खेल है, इसलिए मैं थोड़ा सा बच रहा हूं। वो वात का खेल है। और यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, जब किसी चीज की रिक्रिएशन की बात होती है तो एक्चुअली में वो कार्य जो होता है वो कफ का होता है। किसका होता है? कफ। और जो प्रमेय व्याधि है वो किसकी है? कफ की। ठीक है। अब जो त्रिदोष दृष्टि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक दृष्टि तो कैसी होगी, मान लो अगर किसी भी व्याधि में त्रिदोष दृष्ट हुआ है, तीनों दोषों की दृष्टि हुई है, तो वो दो प्रकार से होगी। एक तो होगी अब्ध धातु उत्पादक। कैसी होगी? अब्ध धातु उत्पादक। अब्ध धातु उत्पादक, अब्ध माने जल, ठीक है ना, उदक धातु को उत्पन्न कर रही है, त्रिदोष दृष्टि जब हुई। और एक दृष्टि कैसी होगी? अब्ध धातु शोषक। ये दो दृष्टि सुनिए आपने। त्रिदोष में जो त्रिदोष दृष्टि है उसके दो प्रकार हैं। एक तो या तो क्या होगा, शोथ के रूप में दिखाई दी जाएगी आपको, है ना, अब्ध धातु उत्पादक, उदक धातु जो है वह अत्यधिक उत्पादित होने लगी। और दूसरे में क्या हो जाएगा, अब्ध धातु शोषक। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। अब क्योंकि हमारा जो शरीर है वह उसमें जो अधिकांश पार्ट है वो कैसा है? तो जल का। जल का है ना। तो या अगर जल ज्यादा उत्पन्न हो जाए तो शोथ की स्थिति है, और जल उत्पन्न कम हो, जल यदि सूखने लग जाए तो शोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इतनी बात समझ में आती है आपको? दैट इज द इफेक्ट ऑफ त्रिदोष। ये बात समझना, ये समझना है आपने। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं आपको? यस सर। अब क्या होगा कि जहां पर अब्ध धातु उत्पादक है वहां पर नाग भस्म का कार्य होगा, और जहां पर अब्ध धातु शोषक है वहां पर अब्रक भस्म का प्रयोग करना। ये बात समझा पा रहा हूं आपको? क्योंकि मैं वहां, अगर मुझे लगा कि कहीं आपको ना समझ में आए कि जीर्ण जो रोग थे, प्राकृतिक रोग थे, वो दो प्रकार के थे। एक रोग वो ऐसे जो कि गुड़ थे, ऑन एंड ऑफ हो रहे थे, वहां पर हमने अभ्रक का प्रयोग किया। नंबर 2 पर जो कि न्यून या अधिक हमेशा सम प्रमाण में बने रहे, न्यून या अधिक हमेशा बने रहे, उन अवस्था में हमने क्या प्रयोग किया? नाग का प्रयोग किया। अब जो त्रिदोष दृष्टि को हमने के आधार पर हमने आपको दो बातें बता दी कि भाई दो प्रकार से चीजें आपके सामने आएंगी। एक में तो अब्ध धातु उत्पादन बढ़ जाएगा, जैसा कि प्रमेय में दिखाई दे रहा है, वहां पर नागद भस्म का प्रयोग करना। एक में अब्ध धातु का शोषण हो जाएगा, जैसा कि उन्माद आदि, उपस्मार आदि व्याधियों में दिखाई देता है, वहां पर अब्रक भस्म का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा होता है। या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी। तो जो मधुमेह में है वो किस प्रकार की दृष्टि है? अब्ध धातु उत्पादक। है ना। और अब्ध धातु उत्पादक है, यानी कि हम किसका प्रयोग करेंगे? नाग भस्म का। ये बात समझ में आ गई? अब जो नाग भस्म है सर वो जो अब्ध धातु शोषक है, इसकी एक एग्जांपल और बता दीजिए उन्माद अपस्मार के अलावा। हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब, त्रिदोष से उत्पन्न व्याधियों को आप में कितनी है जो आपको समझ में आ जाएंगी? त्रिदोष से उत्पन्न व्याधियां बताइए इसलिए मुझे। सर अरे बोलो। थ्री टाइप होता। हम्म। अरे बोलो। अच्छा, मैं तो सीधा आंसर देता हूँ, छोड़ो। अपची कहाँ लिखते हैं?
अपची, गंडमाला, कुष्ठ, विसर्प, ये सारी व्याधियां कैसी हैं? त्रिदोष से उत्पन्न है कि नहीं? वातादयात्रो दुष्टा तो रक्तम मासंबूचा, ऐसा लिखा है कुष्ठ में। हाँ जी। विसर्प भी सप्त धातु से उत्पन्न व्याधि है। जी। और वहां पर क्या हो रहा है? लसिका का प्रमाण वृद्ध हो रहा है। हाँ जी। थोड़ा सा डॉक्टर साहब स्वयं थोड़ा सा, क्योंकि अगर ऐसे रहेगा ना तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलेगा, कहीं नहीं पता चलेगा कि कहाँ हम, क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाएगा कि जो यहाँ वहां से आएगा। सिंपल सी बात है कि हमारा क्या है कि हमें किन चीजों की आदत पड़ जाती है, जिन चीजों से हमें डोपामाइन सीक्रेट होता है ना। जैसे कल पिज्जा खाने की बात भी चल रही थी, तो पिज्जा खाने में मैंने कल बताया था कि भाई जो ऑरिगेनो होता है वो डोपामाइन सीक्रेट कराता है, तो बच्चों को लत पड़ जाती है उसकी डोपामाइन सीक्रेट होने की, है ना। तो वो अब वो क्या होता है कि वो किसी और चीज से शांत भी नहीं होगी, वो जब तक पिज्जा नहीं आएगा और उसमें ऑरिगेनो नहीं डलेगा, तो उसी रास्ते से जो डोपामाइन सीक्रेट होता है उसकी आपको लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है कि नहीं। हाँ जी सर। तो जब तक आपने अपना दिमाग नहीं घुमाया ना, आपको लगेगा कि नहीं यार वो तो ये सहगल जब बताएगा, तो सहगल जब बताएगा तभी मेरा डोपामाइन सीक्रेट होगा, तो आपको उस रास्ते की आदत पड़ जाएगी। थोड़ा सा सोचना, उसके बाद मुझसे पूछ लेना, आप कहना सर मैंने बहुत सोचा मुझे नहीं मिला, ठीक है। हाँ जी सर। अब क्या होता है कि जब अब्द धातु उत्पादक पर नाग भस्म कार्य करती है, तो इसका सेवन करने से सबसे पहले जो आपको अधिक प्यास लग रही थी वो कम हो जाएगी। हाँ जी सर। और जो अधिक प्यास लग रही थी वो कम हो गई, उसके बाद जो दूसरा लक्षण आएगा वो क्लेद कम होने का होगा। क्या हो जाएगा? क्लेद कम हो जाएगा। और जब क्लेद कम हो जाएगा तो हमको यह मालूम होना चाहिए कि ये क्लेद से उत्पन्न व्याधि है। प्रमेय किससे उत्पन्न व्याधि है? क्लेद से उत्पन्न व्याधि है। तो जब वो कीचड़ हट जाएगा तो चैतन्य अनुभवन की क्रिया जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अंततः जो है वो रक्त शर्करा कम होना आपको दिखाई देने लग जाएगा। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? हाँ यस जी सर। सर। है ना। सबसे पहले क्या हुआ कि नागवसन ने अब्द धातु उत्पादक का जो पार्ट था उसमें जल का शोषण, यानी कि बोधक कफ से लेकर क्लेदक कफ को आप उसने जल का जो है वहां पर शोषण करना स्टार्ट किया। जब वो शोषण स्टार्ट हुआ तो आपकी सबसे पहले आपको लक्षण क्या दिखाई देने वाला है कि भाई इसकी प्यास कम हो गई, है ना। रोगी कहेगा जी शुगर का तो पता नहीं, लेकिन अब मुझे प्यास कम लगती है। तो ये पहला लक्षण था। नंबर 2 पर लक्षण क्या आ जाएगा कि जब वो क्लेद कम होना, जो कीचड़ खत्म होना शुरू हो जाएगी, तो जब कीचड़ खत्म होना शुरू हो जाएगी तो जो क्लेद कम होने से संवहन जो है वो सही तरीके से बढ़ जाएगा और जो सेल का चैतन्य अनुभवन की क्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। अंततः आपको फिर क्या होगा कि जो इंसुलिन सही तरीके से सीक्रेट होना चाहिए वो सीक्रेट होना दिखाई देने लग जाएगा, यानी रक्त शर्करा की मात्रा जो है वह सही दिखाई देगी, और वो भी बहुत जल्दी। बहुत जल्दी का मतलब ये है कि 1-1.5 महीना। 3 दिन खा के लोग कहते हैं सर हम 3 दिन दे दी सर, उसको पता नहीं क्या हुआ उसको। इतना समझ में आया आपको? यस हाँ सर। जी सर। और जब आप इस प्रकार की चैतन्य अनुभवों की क्रिया कर रहे हो तो रोगी को अगर दुग्ध सातम्य हो, दुग्ध यदि ठीक रहता हो, तो उसे गोदुग्ध पे रख देना। समझ में आ रहा है इतना बात? हाँ जी सर। और यदि आपको लग रहा हो कि इस रोगी को गैंग्रीन हो गया, प्रमेय के रोगियों में कोत होना जो है वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, तो नाग भस्म 125 mg और शिलाजीत जो है वो दुग्ध पर, शिलाजीत दुग्ध के साथ देना, और रोगी को चम्मच चम्मच करके या आधा आधा कौली जो है, मतलब कटोरी में आधी आधी कटोरी जो है वो दूध देते रहना। पानी बिल्कुल बंद कर देना। क्या इतना समझा पा रहा हूं मैं आपको? हाँ जी सर। ठीक है।
अब एक बात और ध्यान में रखनी है, ये इतना क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? कुलभूषण जी? नो सर। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। सबके विचारों के बच्चे साथ में बैठे होते हैं, बोले कब क्लास खत्म होगी सर, छोड़ो इसको। नाग भस्म जो है वो कोष्ठ शूल पर भी बहुत अच्छा कार्य करती है, परंतु वह शूल जो है वो एक विशिष्ट प्रकार का होना चाहिए। क्या हो जाता है कि इसमें आंत्र और कोष्ठगत अवयव जो होते हैं वो बिल्कुल अशक्त हो जाते हैं और व्यापार शिथिल हो जाता है। आपको ऐसे बताता हूं मैं कि वो बिस्कुट देखा है आपने? बिस्कुट, हाँ जी सर। और बिस्कुट को चाय में हम डुबोते हैं तो वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट बिल्कुल। कितने लोगों का बिस्कुट जो है वो उनकी चाय में डूबा है? सबका ही। सबका डूबा है ना। तो कोई क्लेद की स्थिति ऐसी होती है कि जब वो पानी में हो जाता है तो वो जिस तरह से वो बिस्कुट टूट के गिर जाता है ना, ऐसे ही हमारा अवयव का जो सेल्स होती हैं वो टूट टूट के ऐसे ही गिरती हैं। ठीक है ना। तो जो कोष्ठशूल होता है उसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है या कोष्ठगत अवयव होते हैं उनमें क्लेद इतना अधिक हो जाता है कि वो अशक्त हो जाते हैं। उनका जो व्यापार होता है वह बिल्कुल शिथिल हो जाता है, और यह शूल जो होता है वो वातानुबंधी या वात पित्त अनुबंधी होता है। इस रोग में थोड़ी थोड़ी उल्टी जो होती है ना, रोगी एकदम थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेगा और करके थोड़ी सी उल्टी कर देगा। जब ऐसा हो कि रोगी को थोड़ा सा ही कष्ट होकर और थोड़ी सी मतलब कि जैसे मुंह तक आपको ऐसा लगा कि आ गया उद्गार, उद्गार माने वो वमनार्थ द्रव्य जो है, और हो सकता है कुछ लोगों ने थोड़ी सी, पर उल्टी बहुत थोड़ी सी होती है और पेट में दर्द हल्का हल्का बना रहता है, उस अवस्था में आपने नाग भस्म देनी है। ठीक है जी। एक मैं आपको और बता दूं, जो रंग की फैक्ट्री होती है ना, जहां रंग बनाने का काम होता है, हाँ जी सर। और जो टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते हैं उनको भी अक्सर ये दर्द हुआ करते हैं। उस अवस्था में भी जिनको ये उदरशूल होता है, उस अवस्था में भी नागभस्म जो है वो बहुत अच्छा कार्य करती है। ठीक है। अब मैंने क्या बताया? हाँ जी। उनको किस वजह से होता है सर? वो क्या होता है कि वहां का जो केमिकल है ना, वो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उनके अंदर धीरे धीरे पहुंचता रहता है। ठीक है। और वह केमिकल जो होता है वह उदरशूल की उत्पत्ति करता है। ओके सर। तो जो रंग के कारखानों में काम करते हैं उनमें नागभस्म का प्रयोग हम करते हैं। अब क्योंकि अंग शिथिल हो गया, व्यापार जो है वह पचन व्यापार ठीक तरीके से नहीं हो रहा, तो बद्धकोष हो जाता है, जिससे शौच शुद्धि नहीं होती अंत्र की निर्बलता के कारण। अब क्या होता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा और हमको सोचना पड़ेगा कि प्रमेह में जब बद्धकोष्ठ हो गया, अवयव शिथिल हो गया, और अब क्योंकि वो अपान वायु का क्षेत्र होता है तो शुक्र क्षीणता भी साथ में आ जाती है। बद्धकोष्ठता है, आंत निर्बल है, और रोगी जो है वह शुक्र क्षीणता के लक्षण उसमें पाए जा रहे हैं। शौच का वेग भी जो है वो अत्यंत निर्बल होता है, यानी कि जो बहिर्निस्सरण क्षमता है वो बहुत न्यून होती है, जिससे कि मल प्रवृत्ति जो है वो सही तरीके से नहीं आती। जब इस प्रकार का आप बद्धकोष्ठ देखें, जहां पर प्रमेह का रोगी है, बद्धकोष्ठ का पेशेंट है, साथ में शुक्र विक्षीण है, तो नागभस्म जो है वह बहुत अच्छा लाभ करती है और आंतों को पुनः से सबल बनाती है। इतनी बात समझ पाए आप? जी सर। अब उसके बाद क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि जब मज्जागत दोष होता है, तो जब मज्जागत दोष होता है तो हड्डियां जो होती हैं वो ना कई बार थोड़ी सी टेढ़ी बांकी होने लग जाती हैं। कैसी होने लग जाती हैं? टेढ़ी।
हाँ, टेढ़ी बाकी माने कि वो ऐसा है ना, वो आप एक्सरे में भी देखोगे ना तो वो एकदम टिल्ट हो गई। ये मज्जा धातु अस्थि मज्जागत वात जब होता है तब इस प्रकार की दिक्कत आती है कि बोन्स जो होती हैं वो इजिली फ्रेजाइल हो जाएं या वो थोड़ी सी इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी मुड़ने लगे। इस अवस्था में क्या करना चाहिए कि आपको नाग भस्म का प्रयोग करना चाहिए, आंवले के साथ, गोखरू के साथ या मिश्री के साथ। ठीक है जी। सर क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब ये बिल्कुल। अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, उसमें कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आरए में भी कर सकते हैं ना इसे? आरए में भी करते हैं, अभी अब बताता हूँ आरए में कैसे करेंगे, क्योंकि अपन ने आरए बोल ही दिया ना, आम बात यहाँ लिखा है। मैंने कहा था एक विशेष अवस्था में आकर हम कैसे प्रयोग करेंगे वो बताना है मैंने, है ना। क्योंकि आप नाग भस्म का प्रयोग वैसे तो करोगे नहीं ना, क्योंकि जैसे ही आम बात आया तो आपने योगराज गुग्गुल दे दिया, महायोगराज गुग्गुल दे दिया, परंतु अवस्था विशेष नहीं देखने के कारण क्या होता है कि हमारी दृष्टि नहीं उत्पन्न हो पाती। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। मीनू बत्रा जी भी हैं आज तो, बहुत दिनों बाद आई हैं। हाँ जी सर। आज मैं याद ही कर ही रहा था, मैंने कहा मीनू बत्रा जी कहीं दिखाई नहीं देती आजकल, बिजी हो गए डॉक्टर साहब आप, है ना बहुत। तो फ्री हो रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ आपने मुझे बताया था कि वो आपने मकान भी शिफ्ट किया है ना। हाँ जी बस सब हो गई फ्री सर, तभी कर। ठीक है ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब इस क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा समझ लीजिए कि बद्धकोष्ठ है और उस बद्धकोष्ठ के फलस्वरूप रोगी जो है उसको कभी कभी, क्योंकि वो शौच में जोर लगाता है तो उसको अर्श भी हो जाता है, और इस अर्श में भी हमने केवल नाग भस्म का प्रयोग करना है। इसमें क्या होता है कि इस रोग में जो शोथ उत्पन्न हुआ, क्योंकि अब्द धातु उत्पादक है, शोथ उत्पन्न होकर भीतर का हिस्सा जो है वो बाहर निकल आया। समझ में आ रही है वो आपको बात? ये मस्सा सा जो है वो बाहर आ जाएगा, ये तो कुछ और ही आ गया बाहर, ये रहा मस्सा। ठीक है जी, आपने जोर लगाया, ठीक है जी, शोथ बाहर की ओर निकल आया। ये बाय एक्सटर्नल पाइल्स दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी सर। यस सर। इस प्रकार के अर्श के मस्से जो होते हैं ना, आप उनको फील करके देखना, वो मुलायम और चिकने होते हैं बहुत, और रोगी आपको ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे तो बिल्कुल अब शौच साफ होता ही नहीं है, ना मेरी ताकत है कि मैं उसको कर पाऊं, क्योंकि स्नायु शैथिल्य हो गया। तो उस स्नायु शैथिल्य को दूर करने के लिए नाग भस्म का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है जी। यस सर। पित्तज गुल्म, रक्तज गुल्म, इन विकारों पर नाग भस्म जो होता है उसका प्रयोग हम शक्तिवर्धक के रूप में करते हैं। ऐसा लिखा गया है कि रक्त गुल्म पूर्णत्वम सुखम साध्यस्य लक्षणम। तो रक्तज गुल्म को तो ये कहा गया है कि भाई 10 मास के बाद इसकी चिकित्सा करना, है ना, परंतु आजकल तो अल्ट्रासाउंड है, तो वो एक केस मैंने अक्सर देखा है कि यूजुअली कोई आता नहीं है, तुरंत जो है वो, अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई वो रक्तज गुल्म है, मतलब वो इस तरह का कोई गुल्म अंदर बना है, तो उसको ऑपरेट करा लेते हैं वो। परंतु ग्रहणी और अतिसार के पेशेंट में, अब देखो मैं बार बार लेड कह रहा हूं तो इसलिए लेड पढ़ लेना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पढ़ लेना लेड के गुण और उनका किस तरीके से वो होता है। ग्रहणी और अतिसार, इन व्याधियों में शरीर का बल क्षीण होता है, अपने को पता है, ओजक्षय की कंडीशन आती है ग्रहणी में, अतिसार अगर लंबे समय तक रहे तो। अब इस रोग को दूर करने के लिए जो प्रतिकार होना चाहिए वैसा रोग निवारक शक्ति से नहीं होता, और रोगी जो है वो दीर्घ काल तक इससे पीड़ित रहता है, और ये दीर्घकालिक रोग है। और ये कैसे रहते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये कैसे रहते हैं, कम न्यून अधिक मात्रा में हमेशा बने रहते हैं। ये बात समझ रहे हैं ना आप कि नहीं? उस बात को पकड़े रहना।
ठीक है। यस सर। तो ठीक। ऐसे समय पर यदि फीवर ना आ रहा हो, गृहिणी और अतिसार के पेशेंट में यदि फीवर ना आ रहा हो और आपको लगता हो कि भाई आंत जो है वो अत्यंत दुर्बल हो रही है, तो कोष्ठबल्य औषध के रूप में प्रवाल पंचामृत 250 mg और 125 mg नाग भस्म दे देना। प्रवाल जो है वो कैल्शियम है और नाग जो है वो लेड है। ठीक है जी। हाँ जी। तो जो मसल्स होती हैं उनके लिए नाग भस्म जो है वो वाइटलाइजर का काम करती है। अब जो वातिक शंड होते हैं या नर शंड या नारी शंड होते हैं, उनमें तो हम, क्योंकि उसको तो असाध्य बता दिया गया है, परंतु यदि मधुमेह के वजह से क्षीणता उत्पन्न हुई हो, शंडता आई हो, तो वो नाग भस्म से दूर हो जाती है। इसमें आपने क्या करना है कि यदि रोगी कहे जी मधुमेह की वजह से नपुंसकता आ गई है, तो शिलाजीत जो है स्वर्ण भस्म 65 mg 125 mg नाग भस्म, इसके साथ जो है वो प्रयोग करना, और फिर उसके पश्चात इसको देना अपान काल में, शिलाजीत को और नाग भस्म को, और पुष्प धनवा रस देना भोजन के पश्चात। ठीक है जी। हाँ जी सर। और आपको एक बात और बता दूं कि पुष्प धनवा रस में भी नाग भस्म है। पुष्प धनवा रस में भी नाग भस्म है, ये नाग का कल्प है, लेकिन नाग की मात्रा इतनी नहीं होती कि वह चैतन्य अनुभवण की क्रिया कर पाए, इसलिए अलग से नाग देना भी अत्यंत आवश्यक होता है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। यदि वात वाहिनी और मानसिक क्षीणता के कारण पांडु रोग उत्पन्न हुआ हो तो अभ्रक भस्म का प्रयोग करना, परंतु रक्तस्राव अधिक हुआ, ब्लीडिंग पाइल्स हो गई आपको, या रक्त प्रदर अधिक हुआ, या मिट्टी खाता है बच्चा, कृमि आदि कारणों से जो रक्त के यानी आरबीसी कम होकर जो पांडु रोग उत्पन्न हुआ हो, उसमें लो भस्म उपयोगी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, यदि वात वाहिनी या मानसिक क्षीणता के कारण पांडु रोग उत्पन्न हुआ हो तो अभ्रक भस्म, रक्तस्राव या रजस्राव की अधिकता से या मिट्टी खाने से अगर गड़बड़ हुई हो तो लोह भस्म, परंतु धातु पोषण परिपोषण क्रिया बिगड़कर हृदय आदि सब इंद्रियां निर्बल दौर्बल्य हो गई हो और पांडु रोग उत्पन्न हुआ हो तो नाग भस्म का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि पहली कंडीशन क्या बता रही है, मानसिक क्षीणता, दूसरी कंडीशन बता रही है रजस्राव यानी कि रक्त धातु क्षय, तीसरी कंडीशन यह बता रही है कि धातु परिपोषण क्रम बिगड़ने से यदि आपको ऐसा लगता है कि पांडु हुआ है तो आप क्या देना, नाग भस्म। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। ठीक है जी। जो नाग भस्म है वो वात, विशेषतः व्यान वायु दोष पर अच्छा कार्य करती है। तो आप लिखते चला करो। किस पर? अभी मैंने एक बात और बताई थी आपको, अभी 5-7 मिनट पहले, अगर आप मेरे पास वीडियो देखेंगे या लेक्चर सुनेंगे पुनः, तो इसी से ठीक 7 मिनट पहले मैंने आपसे ये बात कही थी कि जो नाग भस्म है वह मांसपेशियों पर वाइटी लेजर की तरह कार्य करती है। कही थी मैंने आपको ये बात? यस सर। और मांसपेशी क्या करती है, प्रसारण, आकुंचन, गमन आदि की क्रिया में मांसपेशी का कार्य होता है। यस सर। और व्यान वायु का कार्य क्या है, व्यानेन रस धातु ही विक्षेपित उचित कर्मणा, है ना।
प्रसारण, आकुंचन, गमन, जो 5 प्रकार की क्रियाएं हैं, जो मांसपेशी में जो वायु है वो कौन सी है? व्यान। व्यान वायु, है ना। तो नाग भस्म विशेषता व्यान वायु दोष पर, रस से लेकर शुक्र पर्यंत 7 धातु पर, मस्तिष्क वात वाहिनी यानी संज्ञा वाहिनी और आज्ञा वाहिनी पर, स्नायु पर, अमाशय पर और अंतःस्रावक पिंड यानी कि पेनक्रियास पर विशेषकर लाभ पहुंचाती है औषधि गुणधर्म शास्त्र के अनुसार। नागस्तु नागशततुल्य बलम ददाति, व्याधि विनाशयति, जीवन मातनोति, वहिन दीप्यति, काम बल करोति, मृत्यु च नाशयति, संतत सेवितः स। कहते हैं कि नाग भस्म का सतत सेवन करने से 100 हाथी के समान बल की प्राप्ति होती है और सब रोगों का नाश होता है। आयु की वृद्धि होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कामोत्तेजना होती है और मृत्यु का भी नाश होता है। एक वैद्य थे, वैद्यराज सुखराम दास जी, सुखराम दास टी ओझा। क्या नाम थे? क्या नाम था उनका? सुखराम दास टी ओझा। हाँ, वैद्यराज, वैद्यराज कहो नहीं, आप क्या कहो? वैद्यराज, वैद्यराज सुखराम दास टी ओझा। ये जो है एक अलग प्रकार से नाग भस्म बनाते थे, उसके बारे में भी विचार करेंगे हम। थोड़ा सा पक्षाघात में किस प्रकार से इसका कार्य होता है नाग भस्म का, वो देखेंगे। और एक और कल्प जो है त्रिभंग भस्म, उसके ऊपर विचार करेंगे नेक्स्ट। ठीक है जी, इतना समझ में आया आपको? हाँ जी। सर ये नाग भस्म कितनी ड्यूरेशन तक देनी होती है, मतलब कितनी देर तक दे सकते हैं इसे? देखिए डॉक्टर साहब, हमारा चिकित्सा सिद्धांत क्या है? सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारण। धातु परिपोषण क्रम जब तक ठीक नहीं होता, अपेक्षित लाभ जो आपको चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपने ये सोचा कि भाई मैं प्रमेह में पेशेंट को यह दे रही हूं, तो जब तक कि रक्त शर्करा न्यून नहीं हो जाती तब तक आप नाग भस्म दे सकते हैं। अब वो 2 दिन में दूर हो जाए तो बंद कर दीजिए, और यदि वो 2 महीने तक दूर ना हो तब तक आप देते रहेंगे। ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है जी, ओके। है ना। अब कई लोग क्या कहते हैं, जैसे अब मुझे क्या है कि अगर कफ हो जाए ना तो मैं पिपली ले लेता हूं या अदरक में चाय ले लेता हूं, पर मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक बार जैसे ही वो कफ ठीक हुआ और मैंने अदरक वाली चाय पी ली तो मुझे तुरंत पित्त का प्रकोप हो जाता है, मुझे अदरक नहीं सुखाती। तो कोई भी व्याधि आपको, जब तक वो विकृति है और उस विकृति को दूर होकर वह प्रकृति में चेंज नहीं हुई है, तब तक आप किसी भी औषध का प्रयोग करें, और करना भी चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसा कहे कि भाई 15 दिन 16 दिन इतना करना है, ऐसा आप छोड़ दीजिए, वो सब बेकार बातें हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए आपने 15 दिन नाग भस्म का प्रयोग किया, आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिला, आपने छुड़वा दिया, तो फिर हमको दोबारा क्योंकि जो चैतन्य अनुभवन की क्रिया है वो फिर दोबारा से फिर हम कहाँ स्टार्ट कर पाएंगे अगर हमने बंद कर दी तो? यस सर। फिर वही बैठे रहो, फिर बोले अब अगले 15 दिन में देखेंगे, तब तक फिर ये जो हुआ रोग था वो और खराब हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? अरे जगवीर जी भी हैं आज तो। चलो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ, कल सुबह मत आना तुम। ओके सर। ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ बस यही बता रहा था। ओके ओके सर, थैंक यू। और एक को यार वो एक बार सुबह फोन भी करना, किसी को स्वामला कंपाउंड देके आना है, वो दे आना। ओके सर, कितने बजे बोलूं सर? पहले फोन करना फिर मैं बताऊंगा। सुबह? पहले फोन करना सुबह। हाँ जी सर, वही पूछ रहा हूँ, सुबह ही फोन करना है ना? हाँ ओके ओके सर। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।